हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वेश्चन जगत में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम वैज्ञानिकों के उन्हीं फैक्ट्स और उन्हीं बातों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए, पहले वैज्ञानिक हैं विलियम हार्वे। विलियम हार्वे एक ब्रिटिश डॉक्टर थे जिन्होंने रक्त परिवहन की खोज की थी। तो विलियम हार्वे ने क्या किया था? एक रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। अगले वैज्ञानिक को देख लेते हैं, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ये भी एक क्या थे? ब्रिटिश डॉक्टर ही थे जिन्होंने चेचक के टीके का खोज किया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। अगले वैज्ञानिक हैं जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ये भी एक ब्रिटिश सर्जन थे और इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो मेंशन है, जिसको डिटेल में बताया गया, तो इन्होंने किसका जनक एक तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो निर्माण किया। किसने? जोसेफ लिस्टर ने। अगले साइंटिस्ट हैं जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले भी एक ब्रिटिश रसायन शास्त्री से जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले ने। और इन्होंने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया, ऑक्सीजन की खोज की और गैसों को एकत्रित करने की विधि का विकास किया। इन्होंने जो गैस को कलेक्ट करने का जो एक मेथड है उसको भी डेवलप किया। किसने? जोसेफ प्रिस्टले। अभी इसके ऊपर जस्ट एक आए थे जिन्होंने जोसेफ लिस्टर, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रानुपात किया था। जैसे दो वैज्ञानिक हैं, जोसेफ लिस्टर और एक जोसेफ प्रिस्टले। प्रिस्टले साहब ने ऑक्सीजन का खोज किया और इन्होंने बताया कि गैसों को कलेक्ट कैसे करके रखा जा सकता है। अगले वैज्ञानिक हैं डब्ल्यू.सी. रॉटजन। ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे की खोज की, अतः एक्स किरणों को रॉटजन रेंज भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये जो डब्ल्यू.सी. रॉटजन साहब हैं, इन्होंने एक्सरे की खोज की और एक्सरे को इनके नाम से भी जाना जाता है, अतः एक्सरे को यानी एक्स किरणों को रॉटजन रेज भी कहते हैं। अगले साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट हुक। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रॉबर्ट हुक, इन्होंने मृत पादप ऊतक में कोशिकाएं देखी और सन 1665 में इन्हें सेल्स की संज्ञा दी। तो बात यह है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था। ठीक है, कोशिका की खोज, या फिर इसको कह सकते हैं इन्होंने मृत कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और इन्होंने पदार्थों की प्रत्यास्थता का भी अध्ययन किया। पदार्थों की प्रत्यास्थता से यह तात्पर्य है, प्रत्यास्थता का मतलब जब किसी भी वस्तु का हम आकार बदलते हैं और वह वस्तु या फिर वह चीज़ पुनः अपनी अवस्था में आ जाए या फिर आने का प्रयास करें, तो इस गुण को हम उस पदार्थ या उस वस्तु की प्रत्यास्थता का गुण कहते हैं। जैसे कि हम रबड़ को जब खींचते हैं और वह रबड़ फिर अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, तो इसे हम उस रबड़ की प्रत्यास्थता कहते हैं। तो इसको किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज भी किया था। और ये किस प्रकार की कोशिका थी? तो ये मृतक यानी कि मरी हुई कोशिका थी। तो इस तरह से सवाल आता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? ठीक है, तो जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था, जिसे नाम दिया या फिर नाम क्या दिया, वो एक बैक्टीरिया था। ठीक है, बैक्टीरिया यानी जिसे हम जीवाणु कहते हैं, जीवाणु की खोज की थी एंटोनी वान लीवेनहॉक ने, और वही क्या था? पहला जीवित कोशिका भी था। ठीक है, इस तरह से मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक सन 1665 ईस्वी में, और जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने एक जीवाणु की खोज किया, जिसे क्या कहते हैं? जीवित कोशिका। चलिए आगे देखते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक थे जो कि स्कॉटलैंड के थे, जिन्होंने 1911 ईस्वी में परमाणु के नाभिक की खोज की थी। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। आगे देखते हैं, आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे, जिनकी रचना आर्यभट्टीय कहलाती है।
इन्होंने मतलब आर्यभट्ट जो थे, इन्होंने क्या मतलब इनकी एक रचना भी है जिसे कौन सी रचना कहते हैं, आर्यभट्टीय रचना कहते हैं। इन्होंने गणित एवं खगोल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, यानी कि इन्होंने गणित से लेकर खगोल विज्ञान में भी अपना योगदान दिया है। सबसे पहले तो इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तो सबसे पहले किसने जानकारी दी थी कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा तो करती है, लेकिन अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। ये किसने बताया था? तो ये बताया था आर्यभट्ट ने। यानी कि पृथ्वी तो स्वयं भी घूमती रहती है अपने अक्ष पर, साथ ही साथ वह सूर्य का भी चक्कर लगाती है, यानी सूर्य की भी परिक्रमा करती है। अगला देखते हैं, जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस एक भौतिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था। यानी हम लोगों ने कहीं पढ़ा होगा या फिर अक्सर आपने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा कि बेतार की प्रणाली, बेतार के जनक यानी जिसको कहते हैं वेव्स के जरिए एक अपनी तरंगों के माध्यम से अपनी बातों या फिर किसी भी सूचना को, किसी इंस्ट्रक्शन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने का जो कार्य है, ये सबसे पहले सफल किसने बनाया था? तो मार्कोनी ने बनाया था। लेकिन अपने भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था। उन्होंने वनस्पतियों की संवेदनशीलता पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए। यानी कि उन्होंने वनस्पति भी, जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी फील करते हैं, वो भी अपना रिएक्शन देते हैं। तो उनके बारे में भी जगदीश चंद्र बोस ने कई तरह के आश्चर्यजनक प्रदर्शन या फिर प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाए थे। इन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की थी। इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र भी आविष्कार किया था। क्रेस्कोग्राफ, ठीक है, यानी क्रेस्कोग्राफ नामक जो यंत्र है, इसका जो आविष्कार है किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस। आगे देखते हैं, चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन को रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। यानी कि जो चंद्रशेखर वेंकट रमन थे, ये एक भौतिकी वैज्ञानिक थे जिनको रमन प्रभाव के लिए 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ था। यानी इन्होंने रमन प्रभाव को कब प्रूव किया था, कब दिखाया था? तो 28 फरवरी को, जिसके महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। और इन्हीं के कारण इन्होंने जो 28 फरवरी के दिन रमन प्रभाव को सत्यापित करके दिखाया था, तो इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1954 में उन्हें भारत रत्न तथा 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। यानी कि इनको कुल कितने पुरस्कार मिले हैं? पहले तो 1930 में नोबेल पुरस्कार इन्हें मिल चुका है, साथ ही में 1954 में भारत रत्न से भी नवाजा जा चुके हैं, और 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगले वैज्ञानिक देखते हैं, हेनरी बैकुरल। ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। हेनरी बैकुरल ने किन किरणों की खोज की थी? तो रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। अगले वैज्ञानिक को देखते हैं, नील बोहर। ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया था। नील बोहर, आपने इन वैज्ञानिक का नाम सुना होगा। इन्होंने क्या किया था कि परमाणु की संरचना का जो मॉडल है उसे प्रतिपादित किया था, यानी उसे विस्तृत किया था। उसे इन्होंने बताया था कि जो परमाणु की जो संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है, यानी एक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये होते हैं, इनकी संरचना किस प्रकार होती है, इन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी, जिसके लिए इन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अगले वैज्ञानिक हैं हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा था।
ठीक है। तो देखिए, अभी ऑक्सीजन की खोज हो चुकी थी। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले साहब ने। जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज तो की ही थी, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था कि हम अन्य जो गैस हैं उसे हम किस प्रकार एकत्रित करके रख सकते हैं। तो उन्होंने दो काम किए जोसेफ प्रिस्टले ने, एक ऑक्सीजन की खोज की, दूसरा गैसों को एकत्रित कैसे किया जाए ये बताया। तो और अभी जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की खोज किसने कर दी थी? तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की और इसे एक तत्व के रूप में खोजा था। अगले वैज्ञानिक हैं जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1932 ईस्वी में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की थी। अभी आपने ऊपर देखा कि नील्स बोहर जो थे, नील बोहर को परमाणु की संरचना के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और इसी कड़ी में जेम्स चैडविक जो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की भी खोज कर दी। यानी कि वहाँ उन्होंने उसकी संरचना के बारे में बताया और जेम्स चैडविक ने क्या किया, अभी न्यूट्रॉन की खोज कर दी। आगे देखते हैं। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, जो जेम्स चैडविक ने जो न्यूट्रॉन की खोज किया था, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए, तो जो कण होते हैं, जो परमाणु की संरचना में जो उसमें उपस्थित कण होते हैं, जैसे कि मुख्य रूप से उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, जो उस पर चार्ज होता है, वो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो आपका शून्य होता है। यानी कि न्यूट्रल, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, यानी कि वो एकदम बिल्कुल ही उदासीन है, यानी आवेश रहित है। न्यूट्रॉन पर न तो पॉजिटिव आवेश होता है न तो निगेटिव आवेश होता है, यानी न्यूट्रॉन जो है आवेश रहित होता है। आगे है, अगले साइंटिस्ट हैं कापरनिकस। 1473 ईस्वी से लेकर 1543 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा, और ये पोलैंड के खगोल शास्त्री थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो जगदीश चंद्र बोस थे, सॉरी, या फिर आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने जाना कि जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर घूमती हुई, अपने अक्ष पर भी घूमती हुई क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। तो जो कापरनिकस थे ये भी एक खगोल शास्त्री थे जिन्होंने बताया कि इन्होंने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी जो है स्थिर नहीं है, यानी पृथ्वी स्थिर नहीं है। पहले तो लगता था कि पृथ्वी अपनी जगह स्टेबल है, सूर्य ही चक्कर लगाता है, लेकिन जो कापरनिकस थे इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो सूर्य है ये तो फिलहाल स्थिर है, पृथ्वी इसकी जो चक्कर है, पृथ्वी इसकी चक्कर लगाती रहती है। हालांकि बाद में इनकी बातों का खंडन भी हुआ कि सूर्य भी स्थिर नहीं है, सूर्य भी क्या करता है, वो भी अपने अपने कक्ष में वो भी परिक्रमा करता रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, इनसे पहले कापरनिकस से भी पहले एक वैज्ञानिक थे टॉलमी। जो टॉलमी वैज्ञानिक थे, टॉलमी ने बताया था कि पृथ्वी अपनी जगह स्थिर है। टॉलमी ने क्या बताया था, पृथ्वी अपनी जगह स्थिर है और सूर्य इसके चारों ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, जो कि कापरनिकस से पहले उन्होंने अपना ये बताया था कि सूर्य चक्कर लगाता है और पृथ्वी अपनी जगह क्या है, स्थिर है। लेकिन बाद में उन्हीं के कुछ वर्षों बाद कापरनिकस वैज्ञानिक आए और उन्होंने बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर उसकी परिक्रमा करती है। चलिए आगे देखते हैं। मैडम क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी एक पोलैंड की वैज्ञानिक थी, बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। इन्होंने रेडियम की खोज की थी। मैडम क्यूरी ने किस धातु की खोज की, तो रेडियम की खोज की थी, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव तत्व है। इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। नोबेल पुरस्कार इन्हें 2 बार मिला है, एक 1903 ईस्वी में और एक 1911 ईस्वी में। तो
मैडम क्यूरी जिन्होंने रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की थी, इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, एक 1903 ईस्वी और दूसरा 1911 ईस्वी। अगला जो टॉपिक है, अगला वैज्ञानिक है जॉन डाल्टन। ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जॉन डाल्टन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इन्होंने गुणित अनुपात का नियम भी प्रतिपादित किया था। जॉन डाल्टन ने गुणित अनुपात का जो नियम है इसे भी दिया है और साथ ही साथ परमाणु के सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया है। अगले साइंटिस्ट हैं चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। यानी जो रॉबर्ट डार्विन वैज्ञानिक थे, ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ये इनकी पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। इस पुस्तक में जो जीवों के विकास का सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किया गया है। प्राकृतिक वर्ण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का नियम इनके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया है। यानी डार्विन साहब का कहना था कि पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के जीव और जंतु उपस्थित होते हैं और प्रकृति जिसे चाहती है वो इस जीवन इस धरती पे जिंदा रहता है और जिसे वह चाहती है उसे वह मार देती है। तो इनका चार्ल्स डार्विन का कहना था। यानी कि नेचुरल सिलेक्शन एक थ्योरी है, नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत जो है ये रॉबर्ट डार्विन ने दिया था और इन्होंने ही क्या किया था, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक भी लिखी थी। अगले वैज्ञानिक को देखते हैं। अगले वैज्ञानिक हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये एक यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए। ऐसे ही अभी आपने मैडम क्यूरी के बारे में देखा, वो पोलैंड की वैज्ञानिक थी लेकिन बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। तो ऐसे यहाँ पर भी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ भी कुछ ऐसा है। ये यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे लेकिन ये कहाँ जाके बस गए थे, अमेरिका में। इन्होंने 1933 में सापेक्षिका के सिद्धांत E=mc का प्रतिपादन किया था। यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1933 में सापेक्षिकता के सिद्धांत E=mc, E यानी एनर्जी, m मास, c जो है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, E क्या है यहाँ पर, E एनर्जी है यानी ऊर्जा, m यानी मास है, द्रव्यमान है, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो यानी कि प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इन्होंने सापेक्षिकता का सिद्धांत 1933 में प्रतिपादित किया और इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी व्याख्या की थी। इनको जिसके लिए क्या हुआ, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या की थी इस चीज़ के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, न कि इन्होंने जो सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था उसके लिए। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या को करने के लिए मिला था। आगे देखते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। यानी कि एक ब्रिटिश जीवाणु वैज्ञानिक थे जिन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की थी। आपने कई एग्जाम में देखा होगा कि पेनिसिलिन की खोज पूछ दिया जाता है कि पेनिसिलिन का खोज किस वैज्ञानिक ने किया। तो पेनिसिलिन और लाइसोजाइम इसकी खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आगे देखते हैं गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली इटली के वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया, यानी दूरदर्शी टेलीस्कोप। ठीक है, इन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था और कापरनिकस की थ्योरी का समर्थन दिया था और गति के जड़त्व का नियम भी प्रतिपादित किया था। गैलीलियो गैलीली के जो प्रमुख कार्य है वो उनमें से कौन कौन प्रमुख है, जैसे कि पहला कार्य तो इन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। दूसरा, इन्होंने कापरनिकस की थ्योरी, यानी कापरनिकस ने क्या बताया था कि जो सूर्य है अपनी जगह स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा करती है। और इसी सिद्धांत का जो है समर्थन किया था किसने, गैलीलियो गैलीली ने। और इन्होंने गति के जड़त्व का नियम भी प्रतिपादित किया था। अगला देख लेते हैं बीरबल साहनी। बीरबल साहनी प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक थे।
इन्होंने अपने विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फन की सजातीयता और संरचना पर निर्णायक खोज के लिए कार्य किया था। तो बस इतना ध्यान रखना है बीरबल साहनी के बारे में कि ये किस चीज़ के बारे में जाने जाते हैं। फन की सजातीयता, कुछ फन की सजातीयता और संरचना पर निर्णायक खोज किया था, यानी कि वनस्पतियों में समानता और उनकी संरचना के लिए इनको जाना जाता है। और यह क्या थे? एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। अगला है मेघनाथ साहा। भौतिकी के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे मेघनाथ साहा। इन्होंने मात्र 30 वर्ष की अवस्था में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गए थे। ठीक है। पीथ आयनन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स में इन्होंने एक महत्वपूर्ण अनुसंधान है। इनकी अनुपम कृति है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। इनके बारे में बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जो मेघनाथ साहा थे, ये क्या थे? एक प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक थे और इन्होंने अपनी जो एक अपनी रचना है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस को लिखा है। ठीक है, बस इनके बारे में इतना ही जानना है। आगे देखते हैं डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली एक प्रसिद्ध प्रकृति वैज्ञानिक एवं पक्षी विशेषज्ञ थे। इनके नाम पर नेशनल पार्क भी है भारत में। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क मेरे ख्याल से गोवा में है। तो ये एक पक्षी विशेषज्ञ भी थे। इन्हें भारत का बर्ड्समैन भी कहते हैं, यानी इन्हें भारत का बर्ड्समैन भी कहते हैं। किसको? सलीम अली को। इन्हें 1976 में पद्म विभूषण तथा 1983 में वन्य प्राणी संरक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इनके बारे में मुख्य रूप से जानना है कि डॉक्टर सलीम अली क्या थे? एक पक्षी विज्ञानी या पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्होंने जो अपना जो कार्य का योगदान दिया था इस क्षेत्र में, इसके लिए इन्हें 1976 में पद्म विभूषण तथा 1983 में वन्य प्राणी संरक्षक पुरस्कार दिया गया। और इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? तो बर्ड्समैन के नाम से जाना जाता है। अगला जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारत में 1948 ईस्वी में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। तो किस संस्था की बात हो रही है? किसके अध्यक्ष थे जहांगीर भाभा? तो 1948 में जो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था, उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। वे परमाणु अनुसंधान केंद्र, बाद में भाभा अनुसंधान केंद्र बन गया था, संस्थापक भी थे। यानी कि जो ये अभी आयोग बना था परमाणु ऊर्जा आयोग, इसके अध्यक्ष तो थे ही जहांगीर भाभा। बाद में परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी परमाणु अनुसंधान केंद्र, बाद में उसका नामकरण हो गया क्या चीज़? भाभा अनुसंधान केंद्र। उसके क्या थे? ये संस्थापक भी थे। वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यानी यूनाइटेड नेशंस द्वारा आयोजित जो प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग अधिवेशन की जो बैठक हुई, उसके अध्यक्ष भी कौन रहे थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के भी पहले निदेशक थे। यानी जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च था, उसके भी पहले निदेशक कौन बने थे? होमी जहांगीर भाभा। अगले साइंटिस्ट हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए। यानी इन्होंने जो स्टार यानी जो तारे होते हैं, उनके बारे में इन्होंने अनेक रिसर्च किए, अनेक जानकारियाँ दी। 1983 में इन्हें विलियम फाउलर के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। यानी इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला है। किसके क्षेत्र में मिला है इनको? जो इन्होंने तारों के बारे में अपनी जानकारियां प्रदान की थी, उसके बारे में इन्हें विलियम फाउलर के साथ 1983 में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। वैज्ञानिक हैं हरगोविंद खुराना।
इन्होंने आनुवंशिकी में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए और आनुवंशिकी कोड की खोज की। यानी आनुवंशिकी का जो कोड है इसका जनक भी किसे कहा जाता है? हरगोविंद खुराना को। 1968 ईस्वी में इन्हें अपने अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। हरगोविंद खुराना को भी नोबेल पुरस्कार मिला है। अभी हमने कई सारे वैज्ञानिक देखे हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, जिनमें से कुछ कौन कौन से थे। एक चंद्रशेखर वेंकट रमन थे, और अभी सुब्रमण्यम जो अभी क्या था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको भी मिला है। और साथ ही में हमने अभी देखा हरगोविंद खुराना, इनको भी मिला है। ऐसे मैडम क्यूरी थी, उन्हें भी मिला है। ऐसे प्रमुख वैज्ञानिक थे जिनको अभी आज के हमने सेशन में डिस्कस किया, जिसे नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो उसी कड़ी में जो हरगोविंद खुराना है, इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1968 ईस्वी में। आगे देखते हैं सतीश धवन, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो इसरो है, ठीक है, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि बेंगलोर में स्थित है, इसके भूतपूर्व अध्यक्ष कौन थे? सतीश धवन। इनके अथक प्रयास से आर्यभट्ट, रोहिणी तथा एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए। इन्हीं के प्रयासों द्वारा जो ये प्रमुख उपग्रह हैं, जैसे कि आर्यभट्ट, रोहिणी और एप्पल, ये जो थे किसके द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए? सतीश धवन के प्रयासों द्वारा। इन्होंने सुपरसोनिक एवं ट्रांससोनिक विंड टनल के निर्माण में योगदान दिया था। यानी जो सुपरसोनिक और ट्रांससोनिक विंड टनल होते हैं, उनके निर्माण में भी किसका योगदान रहा? सतीश धवन का। अगले वैज्ञानिक हैं विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे जो कि परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे थे। यानी कि ये प्रमुख जो आयोग थे, जैसे कि विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसके अध्यक्ष भी रह चुके थे। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में भी इनका अहम योगदान रहा था। तो विक्रम साराभाई के रूप में हमें प्रमुख रूप से ये जानना है कि जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इसके अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई, और ये एक भारतीय वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको आज का जो सेशन था, जो आज हमने वैज्ञानिकों के बारे में डिस्कस किया, जो प्रमुख क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, वो इस वीडियो से आपको ज़रूर कवर हो जाएगा। तो चलिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।